नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी मिल्कीपुर उपचुनाव की। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव पर आज फैसला आना है, जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि सीएम योगी के दांव पर लगी प्रतिष्ठा जीती है या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला। साथ ही बात होगी बीजेपी नेता जितेंद्र निर्वाल की, जहां उत्तर प्रदेश के शामली में देर रात बीजेपी के किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र निर्वाल के घर पर 6 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। फिर बात होगी यूपी की नई चर्चा की, जहां कुछ जिलों को हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा रहा है। तो कौन से है वो राज्य, बताएंगे आपको। और आखिर में बात होगी यूपी में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की, जहां योगी सरकार शरणार्थियों के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी है। दरअसल यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर आज फैसला आना है। ऐसे में अखिलेश यादव ने पहले ही चुनाव आयोग को कफन पहनाकर सरेंडर कर दिया था, क्योंकि शायद उनको अपनी हार का अंदाजा पहले से ही था। तो वहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा और खास करके सीएम योगी को लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने फैजाबाद की सीट हारी थी। मिल्कीपुर सीट की खास बात यह कि बीजेपी के लिए ये सीट हमेशा से ही कड़ी चुनौती रही है। पिछले 33 साल में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी सिर्फ एक बार ही जीत पाई है, इसीलिए बीजेपी के लिए इस बार भी बड़ी चुनौती रही। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और उनकी मेहनत अब रंग लाती नजर आ रही है। ये तो हम सब जानते हैं कि मिल्कीपुर आरक्षित विधानसभा सीट तो राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि ये नतीजे राज्य में आगे की दिशा तय करेंगे। अयोध्या जिले और फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर वैसे तो 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के बीच है। अजीत प्रसाद इस सीट से पूर्व विधायक रहे हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद सीट से सांसद है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट से चुनाव जीता तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। पिछले साल जनवरी में राम मंदिर बनने के 3 महीने बाद हुए इस चुनाव में अयोध्या और फैजाबाद इलाके में बीजेपी के लिए चुनाव हारना एक बड़ा झटका था, जिससे वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं। इस सुरक्षित सीट से अखिलेश यादव ने दलित उम्मीदवार को उतारा और जीत हासिल कर ली थी। वही वजह है कि मिल्कीपुर सीट को जीतकर बीजेपी उस हार का बदला लेने की जी-तोड़ कोशिश कर रही है। मिल्कीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बीजेपी और सपा दोनों ही उम्मीदवार अनुसूचित जाति से जुड़े पासी समुदाय से आते हैं, जिनकी इस सीट पर अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में नतीजे का फैसला काफी दिलचस्प होने वाला है और ऐसे में यह भी देखना होगा कि अखिलेश यादव अगर हारते हैं तो अपनी हार को वो किस पर थोपते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो बीजेपी नेता जितेंद्र निर्वाल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि देर रात्रि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं गन्ना समिति के पूर्व डायरेक्टर जितेंद्र निर्वाल के घर पर आधा दर्जन बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, वहीं बदमाशों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। घर के ऊपर सभी बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और अपना खुद का वीडियो भी बनाया है। जब घर पर फायरिंग हुई तो परिवार के लोग 15 सदस्य घर में सो रहे थे। घर पर फायरिंग से परिवार दहशत के माहौल में जी रहा है। वहीं सूचना पर कड़ी पुलिस ने मौके से 1.5 दर्जन से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी का है। यहाँ पर गन्ना समिति के पूर्व डायरेक्टर एवं
भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र निर्वाल का घर है। वहीं बीती रात जितेंद्र निर्वाल अपने पूरे परिवार के साथ घर पर सो रहे थे। वहीं बाद में बता दें कि देर रात्रि लगभग 3 बजे के आसपास 2 बाइक पर सवार होकर 5 अज्ञात बदमाश आए, जिन्होंने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था। वहीं बाइक पर आए बदमाशों ने जितेंद्र निर्वाल के घर पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसका सीसीटीवी पर वायरल भी हुआ जा रहा है। और वहीं अंधाधुंध फायरिंग से घर के शीशे भी टूट गए। जब बदमाश घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर भाग रहे थे, तभी जितेंद्र निर्वाल के भतीजे ने भागते हुए बदमाशों का वीडियो भी बनाने की कोशिश की। वहीं बेखौफ बदमाशों ने जितेंद्र के भतीजे पर भी फायरिंग की। गनीमत ये रही कि वो बाल बच गए। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा खोखे एवं कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग की वजह से परिवार दहशत में है। जितेंद्र निर्वाल ने आगे कहा कि वही भागते हुए बदमाशों को जब मेरे भतीजे ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग की, लेकिन वो बाल बच गए। जिस तरीके से बदमाशों ने घर पर हमला किया, उस तरीके से कुछ भी बड़ी घटना घटित हो सकती थी। अब पुलिस क्या राज पर्दा से हटाएगी और क्या कुछ जुटाएगी, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात होगी यूपी की नई चर्चा की, जहां कुछ जिलों में हिंदुओं की अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के सामने कुछ लोगों ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग की है। इसका कहना है कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि संभल में हम हिंदू अल्पसंख्यक रह गए हैं। यहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने हम हिंदू हैं अल्पसंख्यक तक के नारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के सामने गुरुवार को बड़ी संख्या में हिंदू समाज ने लोग PWD गेस्ट हाउस संभल पहुंचे। उन्होंने कहा कि संभल में 1978 से पहले 40% हिंदू आबादी थी, लेकिन दंगे की आग में बार जले संभल और हिंदुओं के लिए नए नरसंहार के बाद हिंदू आबादी घटती चली गई। हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण शहर में अब 15 से 20% ही आबादी बची हुई है, वो भी असुरक्षित है। इसलिए संभल के हिंदुओं को अल्पसंख्यक का अधिकार दिया जाए। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए और इस असुरक्षा की भावना को खत्म करने के लिए सभी धर्म के लोगों को आपसी सौहार्द के लिए साथ रहना चाहिए। जो असुरक्षा की भावना हिंदू समुदाय के लोगों में है, इसकी जानकारी से सरकार को अवगत कराया जाएगा, जिससे किसी हिंदू को भयभीत होना ना पड़े। बता दें कि संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल की जांच के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा कल संभल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जामा मस्जिद परिसर में पहुंचकर जामा मस्जिद कमेटी से भी जानकारी ली। अध्यक्ष ने बताया कि काफी लोगों से बातचीत की है, आम लोगों के साथ अधिकारियों से भी जानकारी ली है। इस जानकारी के बाद ये जानकारी सामने आई है कि जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ था, उसको काबू करने में पुलिस प्रशासन सफल रहा था। इस सभी बयान और तथ्यों को देखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। अब रिपोर्ट कब तक आती है और उसमें क्या कुछ आता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात होगी यूपी में आए पाकिस्तानी शरणार्थियों की। दरअसल भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में शरण लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार इन शरणार्थियों के लिए जमीन पर पूरा हक देने का नया कानून लाने जा रही है। इसके लिए अभी शासन के स्तर पर विचार चल रहा है। प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इससे विभाजन के बाद यूपी में आए 10,000 परिवारों के फायदा मिलेगा, जिन्हें अभी तक संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार तक नहीं मिल पाए थे। दरअसल सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 के समाप्त होने के बाद मौजूदा नियमों के तहत उन्हें ये हक दे पाना संभव नहीं है। इसलिए प्रदेश सरकार इस संबंध में नया कानून बनाने पर विचार कर रही है, ताकि इन शरणार्थियों को भी अधिकार मिल सके। ये शरणार्थी लंबे समय से संक्रमणीय भूमिधार के अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अभी तक इनके पास ये अधिकार नहीं है, इसलिए ये परिवार अपनी जमीन पर
बैंक से फसली ऋण के अलावा कोई और कर्ज नहीं ले सकती और ना ही उनके पास अपनी जमीन बेचने का अधिकार है। अब सीएम योगी सरकार क्या कुछ फैसला करती है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान फैसले को किस तरह लेता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।